दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो शादीशुदा होते हुए भी मोहल्ले के मर्दों के साथ साथ संबंध बना रही थी। महिला ने एक साथ दो युवकों को अपना प्रेम जाल में फंसा कर रखा था। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। राधा नाम की जिस औरत की वजह से प्रांशु का कत्ल किया गया, उस बेचारी को इस अपराध की भनक तक नहीं थी। इसकी वजह शायद यह थी कि वह लल्लन और प्रांशु को जो देह सुख दे रही थी, वह उस गरीब की मजबूरी थी। उसने सोचा भी न होगा कि दो दोस्तों, रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में एक गाँव है गुरदीन का पोरवा मजवा रसूलपुर, गंगा घाट के पास खेल रहे कुछ बच्चों ने वहां एक युवक की लाश पड़ी देखी। बच्चों ने लाश देखी तो शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला लिया। कुछ ही देर में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। खबर सुनकर रसूलपुर गांव के प्रधान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फोन करके घटना की सूचना डलमऊ थाने को दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर श्रीराम पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 20 से 25 साल थी। उसके गले पर रस्सीनुमा किसी चीज से कसे जाने के निशान थे। शरीर पर भी चोट के निशान थे। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण किया गया तो वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर हीरो कंपनी की एक बाइक लावारिस खड़ी मिली। संभावना थी कि वह मृतक की ही रही होगी। इसी बीच सीओ डलमऊ आरपी शाही भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त कराई, लेकिन कोई भी लाश को नहीं पहचान सका। पुलिस अभी अपना काम कर ही रही थी कि एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसने लाश देखकर उसकी शिनाख्त अपने 20 वर्षीय बेटे प्रांशु तिवारी के रूप में की। यह बात 25 फरवरी 2020 की है। शिनाख्त करने वाले मदन लाल तिवारी थे और वह डलमऊ कस्बे के शेरअंदाजपुर मोहल्ले में रहते थे। मदन लाल तिवारी ने बताया कि प्रांशु एक दिन पहले 24 फरवरी की शाम 7 बजे घर से निकला था। उसे उसके दोस्त पिंटू जोशी और पप्पू जोशी बुलाकर ले गए थे। ये दोनों डलमऊ में टिकैतगंज में रहते हैं। संभवत उन्होंने ही प्रांशु को मारा होगा। मदन लाल तिवारी से प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। थाने आकर इंस्पेक्टर श्रीराम ने मदन लाल की लिखित तहरीर पर पिंटू जोशी व पप्पू जोशी के खिलाफ भावनवे की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर श्रीराम ने केस की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की। पता चला मृतक प्रांशु तिवारी के सुरजीपुर गांव की राधा नाम की महिला से नाजायज संबंध थे। जब इस बात की और गहराई से छानबीन की गई तो राधा के प्रांशु के अलावा प्रांशु के पड़ोसी अशोक निषाद उर्फ कलन से भी नाजायज संबंध होने की बात सामने आई। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हो चुका था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर श्रीराम ने सोचा कि कहीं प्रांशु की हत्या इसी महिला से संबंधों के चलते तो नहीं हुई। पुलिस को यह भी पता चला कि पिंटू जोशी और पप्पू जोशी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इंस्पेक्टर श्रीराम का शक तब और मजबूत हो गया जब कलन अपने घर से फरार मिला। पिंटू और पप्पू भी फरार थे। इंस्पेक्टर श्रीराम ने उनका पता लगाने के लिए अपने विश्वस्त मुखबिरों को लगा दिया। घटना से 2 दिन बाद यानी 27 फरवरी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पिंटू जोशी, पप्पू जोशी और अशोक निषाद उर्फ कलन को सुरजीपुर शराब ठेके के पीछे मैदान से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और अपने चौथे साथी डलमऊ के भीमगंज मोहल्ला निवासी राजकुमार का नाम भी बता दिया। राधा उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र के गांव सुरजीपुर में रहती थी। 35 वर्षीय राधा 2 बच्चों की मां थी। उसके पति का नाम बबलू था जो कहीं बाहर रहकर नौकरी करता था। अपनी नौकरी से वह इतने पैसे नहीं जुटा पाता कि उसके बीवी बच्चों का खर्च चल सके। बड़ी मुश्किल से परिवार की 2 जून की रोटी मिल पाती थी। एक तो पति घर से दूर और उस पर आर्थिक अभाव, दोनों ही बातों ने राधा को परेशान कर रखा था। शरीर की आग तो बुझना दूर, पेट की आग को शांत करने तक के लाले पड़े थे। ऐसे में राधा का तन मन बहकने लगा। बड़ी उम्मीद लेकर वह अपनी जरूरत के पुरुष को तलाशने लगी। अशोक निषाद उर्फ कलन डलमऊ कस्बे के शेरअंदाजपुर मोहल्ले में रहता था। कलन के पिता राजेंद्र शराब के एक ठेके पर सेल्समैन थे। कलन के 2 भाई और एक बहन थी।
कलन सबसे बड़ा था। 22 वर्षीय कलन भी सुरजीपुर के शराब ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता था। डलमऊ से सुरजीपुर की दूरी महज 2 किलोमीटर थी। काम पर वह अपनी बाइक से आता जाता था। कलन ने राधा के हुस्न को देखा तो उसे पाने की चाहत पाल बैठा। उसके पति के काफी समय से दूर होने और आर्थिक अभाव के बारे में कलन जानता था। राधा से नजदीकी बढ़ाने के लिए वह उससे हमदर्दी दिखाने लगा। राधा कलन के बारे में सब जानती थी। वह उससे 12 साल छोटा था। राधा को समझते देर नहीं लगी कि कलन उससे क्यों हमदर्दी दिखा रहा है। यह बात समझते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। फिर उसका झुकाव भी कलन की ओर हो गया। एक दिन कलन राधा के घर के सामने से जा रहा था तो राधा घर की चौखट पर बैठी थी। उस समय दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अच्छा मौका देखकर कलन बोला, राधा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारी कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। कलन, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुन रखा था, तुम उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हो, जो दूसरों का दुख बांटने की हिम्मत रखते हो। वरना इस जालिम दुनिया में कोई किसी के बारे में कहाँ सोचता है। राधा, दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। खैर, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। चाहो तो बदले में तुम मेरा कुछ काम कर दिया करना, ठीक है? तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारा काम कर दिया करूंगी। यह सुनकर कलन ने राधा के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा तो राधा ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसके हाथ पर अपना गाल रखकर आशा भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। कलन ने मौके का फायदा उठाने के लिए राधा के हाथों पर 500 रुपए रखते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हें इनकी जरूरत है। राधा तो वैसे भी अभावों में जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए उसने कलन द्वारा दिए गए पैसे अपनी मट्ठी में दबा लिए। इससे कलन की हिम्मत और बढ़ गई। वह हर रोज राधा से मिलने उसके घर जाने लगा। वह राधा के बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता था। कभी कभी वह राधा को पैसे भी देता था। इस तरह वे राधा का खैरख्वाह बन गया। राधा हालात के थपेड़ों में डोलती ऐसी नाव थी जिसका मांझी उसके पास नहीं था। इसलिए वह कलन के एहसान अपने ऊपर लादती चली गई। स्वार्थ की दीवार पर एहसानों की ईंट पर ईंट चढ़ती जा रही थी, जिसके चलते राधा भी कलन का पूरा ख्याल रखने लगी थी। वह उसे खाना खाए बिना नहीं जाने देती थी। लेकिन कलन के मन में तो राधा की दया की चाहत थी, जिसे वे हर हाल में पाना चाहता था। एक दिन उसने कहा, राधा, तुम खुद को अकेली मत समझना, मैं हर तरह से तुम्हारा बना रहूंगा। यह सुनकर राधा उसकी तरफ चाहत भरी नजरों से देखने लगी। कलन समझ गया कि वह पूरी तरह शीशे में उतर चुकी है, इसलिए उसके करीब आ गया और उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाकर बोला, सच कह रहा हूँ राधा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना अब मेरी जिम्मेदारी है। हाथ थामने से राधा के शरीर में भी हलचल पैदा हो गई थी। कलन के हाथों की हरकत बढ़ने लगी थी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों बेकाबू हो गए और अपनी हसरत पूरी करके ही माने। कलन ने राधा की सोई हुई भावनाओं को जगाया तो उसने देह सुख की खातिर सारी नैतिकताओं को ठेंगा दिखा दिया। कलन और राधा के अवैध संबंध बने तो फिर बार बार दोहराए जाने लगे। राधा को कलन के पैसों का लालच तो था ही, अब वह उससे खुल कर पैसे मांगने लगी। कलन चूंकि उसके जिस्म का लुत्फ उठा चुका था, इसलिए पैसे देने में कोई गुरेज नहीं करता था। इस तरह एक तरफ राधा की दैहिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं तो दूसरी तरफ कलन उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने लगा था। काफी अरसे बाद राधा की जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे थे। डलमऊ के शेरअंदाजपुर मोहल्ले में कलन के पड़ोस में मदनलाल तिवारी का परिवार रहता था। मदनलाल पूर्व सैनिक थे। वह सन 2003 में सेना से रिटायर हुए थे। परिवार में उनकी पत्नी अनीता के अलावा एक बेटी व 3 बेटे प्रांशु, अजीत और बुआ थे। 20 वर्षीय प्रांशु भी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसकी और कलन की अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ खाते पीते थे। एक दिन शराब के नशे में कलन ने प्रांशु को अपने और राधा के संबंधों के बारे में बता दिया। यह सुनकर प्रांशु चौंका। यह उसके लिए चिराग तले अंधेरा वाली बात थी। कुंवारा प्रांशु किसी भी औरत के सानिध्य के लिए तरस रहा था। राधा की हकीकत पता चली तो उसे अपनी मुराद पूरी होती दिखाई दी। राधा अपने शबाब का दरिया बहा रही थी और उसे खबर तक नहीं थी। वह भी राधा से बखूबी परिचित था। प्रांशु के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि जब कलन राधा के साथ रातें रंगीन कर सकता है तो वह क्यों नहीं। अगले दिन प्रांशु कलन से मिला तो बोला, तुम राधा से मेरे भी संबंध बनवाओ।
नहीं तो मैं तुम्हारे संबंधों की बात पूरे गांव में फैला दूंगा। कलन का राधा से कोई दिल्ली लगाव तो था नहीं, वे तो उसकी वासना की पूर्ति का साधन मात्र थी। उसे दोस्त के साथ बांटने में कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी प्रांशु का मुंह बंद करना जरूरी था, इसलिए उसने राधा को प्रांशु की शर्त बताते हुए समझाया, देखो राधा, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वे हमारी पोल खोल देगा, पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें उसे खुश करना ही पड़ेगा। राधा के लिए जैसा कलन था वैसा ही प्रांशु भी था। उसने हाँ कर दी। इस बातचीत के बाद कलन ने यह बात प्रांशु को बता दी। फलस्वरूप वे उसी दिन शाम को राधा के घर पहुंच गया। दोनों पहले से ही बखूबी परिचित थे, दोनों में बातें भी होती थीं। सारी बातें चूंकि पहले से तय थीं, इसलिए दोनों के बीच अब तक बनी संकोच की दीवार गिरते देर नहीं लगी। प्रांशु से शारीरिक संबंध बने तो राधा को एक अलग तरह की सुखद अनुभूति हुई। प्रांशु कलन से अधिक सुंदर, स्वस्थ था और विस्तार पर खेले जाने वाले खेल का भी जबरदस्त खिलाड़ी था। जोश में भी वे होश व संयम से खेल को देर तक खेलता था, जबकि कलन इसके ठीक विपरीत था। राधा की ख्वाहिशों का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था। ऐसे में राधा प्रांशु के ज्यादा नजदीक आने लगी और कलन से दूरी बनाने लगी। प्रांशु के संपर्क में आने के बाद वे कलन को और उसके एहसानों को भूलने लगी। कलन को भी समझते देर नहीं लगी कि राधा प्रांशु की वजह से उससे दूरी बना रही है। यह बात उसे अखरने लगी। राधा को फंसाने की सारी मेहनत उसने की और प्रांशु बिना किसी मेहनत के फल खा रहा था। इस बात को लेकर प्रांशु और कलन में मनमुटाव रहने लगा। इसी बीच कलन का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। जब उसका प्रांशु से विवाद हुआ तो प्रांशु ने कलन से कहा कि वह उसकी दूसरी टांग भी तुड़वा देगा। कलन को उसकी यह धमकी चुभ गई। इसके बाद उसने कांटा बने प्रांशु को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। कलन की दोस्ती डलमऊ के ही मोहल्ला टिकैतगंज में रहने वाले शातिर अपराधी पिंटू जोशी और पप्पू उर्फ गिरीश जोशी से थी। ये दोनों प्रांशु के भी दोस्त थे। कलन ने पिंटू जोशी से प्रांशु की हत्या करने को कहा। उसने हत्या की एवज में 25,000 रुपए देने की बात भी कही। पिंटू तो अपराधी था ही, इसलिए वह प्रांशु की हत्या करने को तैयार हो गया। उसकी सहमति के बाद कलन ने सुपारी की रकम के आधे पैसे यानी 12,500 रुपए पिंटू को दे दिए। पिंटू ने पप्पू के साथ साथ इस योजना में भीमगंज मोहल्ला निवासी राजकुमार को भी शामिल कर लिया। चारों ने मिलकर प्रांशु की हत्या की योजना बनाई। 24 फरवरी की शाम 7 बजे पिंटू और पप्पू जोशी कलन की बाइक से प्रांशु के घर पहुंचे। पार्टी देने की बात कहकर वे प्रांशु को सुरजीपुर ले गए। वहां ये लोग शराब के ठेके के पीछे खाली पड़े मैदान में पहुंचे तो वहां कलन और राजकुमार पहले से मौजूद थे। सब ने वहां बैठकर शराब पी और खाना खाया गया। पिंटू कलन और प्रांशु के बीच सुलह कराने का नाटक करते हुए प्रांशु को मनाने लगा। इस बात पर प्रांशु और कलन के बीच देर रात तक बहस चलती रही। फिर प्रांशु के शराब के नशे में होने पर सब ने मिलकर क्लच वायर से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। पिंटू और पप्पू कलन की बाइक पर प्रांशु की लाश रखकर उसे गुरदीप का पुरवा में गंगा घाट के किनारे ले गए। उन्होंने उसकी लाश फेंक दी और फरार हो गए। घटना के बाद से सभी अपने घरों से फरार हो गए थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हीरो बाइक नंबर UP ढड़के 6990 भी बरामद कर ली। हत्या में प्रयुक्त क्लच वायर भी बरामद कर लिया गया। फिर आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर के तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक अभियुक्त राजकुमार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। दोस्तों, महिला के साथ संबंध बनाना सब मर्दों को अच्छा लगता है, मगर मर्दों को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। पराई स्त्री पराई ही होती है, जिसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर किसको दोष देंगे? एक महिला जिसका जिस्म की आग और घर पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, या उन नौजवानों की जो पराई स्त्री पर अपना हक समझ बैठे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।